Hello friends, welcome back to my channel. Today we will read our first chapter topic crop production and management. In our previous video, we learned about introduction and agriculture. So today we will be read exercise 1.3 type of crops, rabi crops and kharif crops. So let's start it. Types of crops यानी कि crops यानी होता है आपकी फसलें जिनकी अभी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ. क्रॉप्स के टाइप्स. व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप. जब बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट, जैसे कि आप देखते हो कि गेहूं जब की फसलें की जाती हैं तो एक ही टाइप का प्लांट, जैसे गेहूं का ही प्लांट जो रहता है बहुत सारी लंबी से फील्ड में सेम प्लांट जो रहते हैं बहुत सारे होते हैं, उसे हम कहेंगे क्रॉप यानी फसल. जैसे कि सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप. जैसे कि सीरियल हो गया, दाल हो गई, सब्जियां, फल, एटसेट्रा एटसेट्रा. Different type of crops need different type of climatic conditions such as temperature, humidity, rainfall. मतलब कि अलग अलग टाइप की क्रॉप को अलग अलग टाइप का क्लिमेटिक कंडीशन यानी कि मौसमी कंडीशन चाहिए होता है. यानी कि किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को कम पानी चाहिए होता है और ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है, इस तरीके से. तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट. तो अलग अलग टाइप की क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो की जाती है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, किसका ले सकते हैं, हाँ वीट का ले लो. वीट को अगर जो आप देखेंगे तो वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होती है. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वीट जो है वो ठंडियों में लगाया जाता है, जब ठंडी का मौसम चालू होता है. तो मतलब वीट को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल पानी चाहिए होता है. सनलाइट भी नॉर्मल ही चाहिए होती है, ना ही ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है और ना ही ज़्यादा उसको हीट चाहिए है, ना ही वाटर चाहिए. उसको दोनों मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. There are two main type of crops grown in India, rabi crops and kharif crops. इंडिया में दो मेन टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है. कौन कौन सी? रैबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है और खैरिफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है. रैबी क्रॉप्स which are planted in the month of October November and harvested in the month of March April are called रैबी क्रॉप्स. ऐसी फसलें जो अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाएं और मार्च अप्रैल में कटाई उनकी हो जाए, वो कहलाता है आपका रैबी क्रॉप्स. वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड etc आर एग्जाम्पल ऑफ रैबी क्रॉप्स. गेहूं, चने, मटर, सरसों एटसेट्रा एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं. खैरिफ crops which are planted in the month of June, July and harvested in the month of September, October are called kharif crops. Crops जो कि जून जुलाई के मंथ में प्लांटेड यानी लगाए जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर तक में उनकी कटाई हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं खैरिफ क्रॉप्स. राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन etc आर द एग्जाम्पल ऑफ खैरिफ क्रॉप्स. यानी कि चावल, मकाई, ग्राउंडनट, कॉटन etc ये सब की फसलें जो हैं खैरिफ क्रॉप्स में आती हैं, बिकॉज ये जून जुलाई में लगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट यानी कटाई हो जाती है इनकी. यहाँ पे व्हाट्स न्यू दिया गया है. सम क्रॉप्स सोन बिटवीन मार्च एंड जून आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स. कुछ क्रॉप्स यानी कुछ फसलें मार्च से जून के बीच में लगाई जाती हैं और तो उन्हें हम जेड क्रॉप कहते हैं. जैसे कि
हो गया आपका गार्ड यानी लौकी, कुकुम्बर यानी खीरा, वाटरमेलन etc। इससे कि हमें पता चलता है कि टाइप ऑफ क्रॉप कौन कौन सी है और कौन सी क्रॉप कब लगाई जाती है। ऑल क्लियर अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंक्रीज है। देयर वॉज नीड टू ग्रो मोर एंड मोर फूड एंड हेंस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी डेवलप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो करने की नीड है यानी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर पर मतलब आज के ज़माने की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट ला दिए गए हैं ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, फूड का ज़्यादा फूड उगाए जा सके। Farmer carry out certain activities to ensure a good crop yield in a particular sequence। फार्मर अच्छी क्रॉप उगाने के लिए यानी किसान जो होते हैं वो अच्छी क्रॉप उगाने के लिए कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस में। These activities are called agricultural practices और इन्हीं एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। These activities are given below in the form of a flow chart। तो ये जो एक्टिविटीज है ना एक फ्लो चार्ट के थ्रू अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस चार्ट को देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फ्लफिंग और लेवलिंग। फ्लफिंग में क्या होता है कि आपकी सॉइल को लूज करना होता है और लेवलिंग में उसकी बराबरी लानी होती है। अब जैसे कि ऐसे अगर जो आपका फील्ड होगा तिरछा, देख सकते हो मेरी बुक जैसे तिरछी ऐसा होगा, तो अगर जो आप उसमें वाटरिंग यानी पानी डालोगे तो सारा पानी तो इधर ही आ जाएगा, इधर वालों को तो पानी ही नहीं मिलेगा, इसीलिए लेवलिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ गुड सीड, अच्छे सीड का सिलेक्शन करके यानी कि उस अच्छे सीड को चुनकर फिर उन्हें ये जो खेतों में लगा दिया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद इरिगेशन यानी वाटरिंग द प्लांट, उन प्लांट्स को वाटर देते हैं। वीडिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका घास वगैरह जो होता है उगता है जिनसे हमारा कोई फायदा नहीं है, अनवांटेड है, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग द क्रॉप्स, फिर उसके बाद हम उससे काटते हैं, फिर काटने के बाद उसको मतलब छांट लेते हैं, उसके बाद विनोइंग यानी कि उससे अलग अलग करके ग्रेन को निकाल देते हैं। फिर उसके बाद ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्रॉप को प्रोटेक्शन देने के लिए एनिमल से, पेस्ट से और माइक्रोब से हम उससे अच्छे से स्टोर करके रख लेते हैं। अब हमने ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी पूरी एक्टिविटीज जो पढ़ी हैं ये चार्ट के थ्रू उतना नहीं समझ में आएगा जितना मैं आपको एक एक टॉपिक अलग से समझाऊंगी। तो अब मैं आपको चलिए समझाती हूँ एक एक टॉपिक अच्छे से और अलग से। तो हमारा सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट। सॉइल की प्रिपरेशन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट यानी अपना खाना, मिनरल्स, वाटर सब कुछ सॉइल से ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लफिंग। तो पहला जो स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, तो
तो उसमें क्या रहता है कि यूजनिंग एंड टर्निंग इट बाय लूजनिंग एंड टर्निंग इट बाय प्रोसेस ऑफ फ्लफिंग। तो सबसे पहले मट्टी को जो रहता है ना उसको लूज करना रहता है, फिर उसके बाद और वो लूजिंग किस तरह होती है, प्रोसेस ऑफ फ्लफिंग, यानी कि उसको फ्लफी करके। अब ये टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो यहाँ पे हम कभी आप सोचोगे इतना क्यों इम्पोर्टेंट है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, उसके हम कुछ रीजन पढ़ेंगे। Loose soil allow the root to penetrate deep into soil and allow root to breathe easily. Loose soil यानी कि जब लूज हो जाती है सॉइल तो वो रूट्स को ना अपने डीप टू डीप यानी अंदर तक घुसने की इजाजत देती है, जिससे कि वो जो रूट होते हैं इजिली ब्रीथ यानी इजी से सांस ले पाते हैं। रूट ऑफ प्लांट रीच डीपर इन लूज सॉइल and help to fix the plant more firmly. रूट जब रूट जो होते हैं प्लांट के जब जितना ही डीपर जाएंगे प्लांट उतना ही फिक्स रहेगा, जिससे कि बाय द वे अगर जो आपको थोड़ा कभी देखते हो कि बहुत ज्यादा पानी बरसात हो जाती है, बरसात के सीजन में जो क्रॉप्स लगती हैं तो बहुत ज्यादा अगर जो उनके रूट अंदर तक नहीं गए कमजोर होंगे तो वो गिर जाएंगे। इसीलिए loose soil mixes well with manure and absorb fertilizer more easily. जो लूज सॉइल होती है वो मैन्योर को और अच्छे से अपने अंदर मिक्स कर लेती है और जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें और अच्छे से इजी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लूज सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और लूज सॉइल जो होती है उसमें जो बरसात होती है यानी उसमें जो पानी लूज सॉइल में हम जो पानी देते हैं उसका मॉइस्चर ज्यादा देर तक मतलब ज्यादा टाइम तक बना रहता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू रिमूव वीड्स एंड अदर अनडिजायरेबल प्लांट इन द फील्ड, और लूज सॉइल जो क्या कहते हैं अनवांटेड प्लांट जैसे कि घास हो गया और बहुत सारे अनवांटेड प्लांट होते हैं उन्हें रिमूव करने में बहुत ही इजी होती है फील्ड से। द लूजनेड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बिकॉज दे फर्दर हेल्प लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। तो लूजनेट सॉइल जो होती है तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स को ग्रो होने में यानी उनकी ग्रोथ होने में ज्यादा इजी करती है, और ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स किसानों के एक फ्रेंड की तरह होते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये कैसे हेल्प करते हैं, ये जो आपका होता है जैसे समझो कि आपके पास है एक कोई एनिमल या फिर कोई फ्रूट हमने फेंक दिया जो कि बेकार होगा तो वो डिकम्पोज हुआ, जिससे तो माइक्रोब्स और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जो उसके अंदर का बचा न्यूट्रिएंट उस डेड ऑर्गेनिक का डिकम्पोज्ड उसे सॉइल में दोबारा बैक कर देते हैं, जिससे सॉइल को फिर से उसका न्यूट्रिएंट मिल जाता है और उसे प्लांट जो है ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। टिल देन थैंक यू।